रजब अली बेग सुरूर को पढ़ना है, समझने की कोशिश करना है कि रजब अली बेग सुरूर कौन थे, है ना। चलिए, कह रहे हैं कि रजब अली बेग सुरूर का तारुफ कुछ इस तरह है कि मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर एक हमाजहत शख्सियत थी। उन्हें बैक वक्त दास्तान निगार, और कह रहे हैं कि दास्तान निगार अलग होता है, दास्तान गो निगार मतलब लिखने वाला, दास्तान गो दास्तान बयान करने वाला। मुतरजिम, सिपहगर, खत्तात, मौसीकार और जो है कि मूसीकार और मकतूब निगार, इंशा पर्दाज, मुआशरती नब्बाज, मुहिब शान, शाहान अवध, लखनवी तहज़ीब, और कह रहे हैं कि दिलदादा तहज़ीबी मुअर्रिख, तारीख़ दां, ये सब कुछ इनके अंदर थी। कह रहे हैं कि अवामी नफ्स शनास की हैसियत। सुरूर को सबसे ज़्यादा मकबूल दास्तान निगारी और मुनफरद उसलूब के मूजिज़ सबब हासिल हुई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इनके बारे में सही से मालूमात हम पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि रजब अली बेग, बल्कि पढ़िए आप में से कोई, पढ़िए इसको, पढ़िए आप में से कोई भी एक आदमी, चलिए पढ़िए पढ़िए, कोई से जल्दी से पढ़ना है इसको। सुषमा, आयशा, कोई भी पढ़िए। जी सर, आदाब सवानी कवाइफ। रजब अली बेग सरूर सल्तनत अवध के पायातख्त लखनऊ में तकरीबन 1200 हिजरी मुताबिक 1785-86 ईस्वी में पैदा हुए। इसकी शहादत फसाना अजाइब के दिबाचे से मनकूल है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 40 साल जहां की देखभाल की। सरूर की पैदाइश के मुतालिक इसके अलावा कोई और हवाला दस्तयाब नहीं है, लिहाजा तमाम मुहक्किकीन को मज़कूरा सन पैदाइश और इत्फाक राय है। सरूर का इंतकाल 1286 हिजरी 1869 ईस्वी में हुआ था। बकौल नियर मसूद, सरूर की वफात 14 अप्रैल और 4 मई 1869 के दरमियान किसी तारीख में हुई होगी। सरूर ने शहर लखनऊ को ना सिर्फ करीब से देखा, बल्कि इसे दिल खोलकर जिया भी था। दरअसल सरूर लखनऊ की सैरो तफरीह, कोचा व बाजार, खुर्दोनोश, आबो अतवार, रहन सहन, सन्नत व हिरफत, शाहान अवध की शान व शौकत, जा व जलाल, सखावत, शोरा परवरी, अदब नवाजी और सियासी नशीब व फराज के चश्मदीदा थे। बस अच्छा पढ़ा, लेकिन ये जो तसलसल टूट गया ना पढ़ने का, इसकी वजह से ज़ुबान में आगे पीछे नेयर नहीं, नैयर मसूद नाम है, नैयर मसूद। तो पैदाइश कब हुई है? 1785-86 में, और वफ़ात कब हुई है? 1869 में। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। इनके बारे में दिया है वो कुछ चीज़ें, अब उनको हम लोग यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। सुरूर को बहैसियत दास्तान निगार बड़ी मकबूलियत हुई, चूँकि दास्तान निगारी में ये बड़े नाम रखते हैं। शहान अवध में दास्तान निगारी व दास्तान गोई को एक फ़न शरीफ की हैसियत हासिल, लिहाजा सुरूर ने न सिर्फ दास्तानें लिखी या रंगीन उर्दू नस्र में दास्तानों का तर्जमा किया, बल्कि वह दास्तान गोई में भी तसर्रुफ़ रखते थे। इस अम्र की शहादत फसाने अजायब के दिबाचे में दर्ज है। फसाने अजायब में बयान करदा क़िस्सों से यह इल्म होता है कि उन्हें कदीम दास्तानों में गहरी दिलचस्पी थी। सुरूर की मकबूलियत अगरचे फसाने अजायब से है, लेकिन इनकी 3 दास्तानें, शगुफ़ मोहब्बत तर्जमा है, शबिस्तान सुरूर भी तर्जमा है, और शरर इश्क, ये तीनों दास्तानें भी इन्हीं की, याद रखिएगा। कौन कौन? शगुफ़ मोहब्बत, शबिस्तान सुरूर और शरर इश्क। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे, ये आपको याद रखना है, जो जो बता रहा हूँ उसको याद रखते चलिए। इसको भी हम छोड़ देते हैं, आइए थोड़ा सा और देख लीजिए इसको। कह रहे हैं सुरूर की हैसियत एक मकतूब निगार की भी है, यानी इन्होंने ख़त व किताबत भी लिखे हैं। अहद सुरूर में रस्मी खतूत निगारी का चलन था, जिसमें रंगीन बयानी मुबालगा आमेज़ अलक़ाब व आदाब व अलक़ाब से काम लिया जाता था। सुरूर ने भी अपने मकतूब की तख्लीक की नस्र और बलीग तर्ज बयान से आरास्ता किया। उन्होंने ज़ाती खतूत के अलावा खतूत निगारी को ज़रिए माश बनाया। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, सवाल में अगर आ जाए, दावा और दलील में अगर आ जाए, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ दास्तान लिखी तो गलत हो जाएगा, बल्कि उन्होंने खतूत भी लिखे हैं। करें वाजिद अली शाह की बेगमात जो कलकत्ता नहीं जा सकीं, नवाब और उनके दरमियान ख़त व किताबत होती थीं, उनमें बेशतर ऐसी थीं जो क़ुव्वत तहरीर के मालिक न थीं।
कुछ बेगमात ने सुरूर को बहैसियत मुहर्रिर इस काम के लिए मुंतखब कर लिया। जैसे इस ज़माने में बहुत सारे जो उदबा हैं वो अपने पास किसको रखते हैं, लिखने वाले को। वो बोलते हैं ज़ुबानी, मैंने खुद देखा है कई लोगों को ज़ुबानी बोलते हैं और बोलते हैं भाई चलो टाइप करो सीधे या उसको लिखो, ठीक है। इस काम के लिए पहले हायर किया जाता था, अब थोड़ा सा कम हो रहा है, सब लोग इस वाक़ियत रख लेने लगे, लैपटॉप पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, है ना। तो वो काम सुरूर शाह ने अंजाम दिया। कौन से काम को? वाजिद अली शाह और उनके बेगमात के दरमियान में जो ख़त किताबत होती थी। लिहाजा सुरूर को, अच्छा ये सवाल अगर आ जाए कि किस के ख़त किताबत का काम किया है, तो वाजिद अली शाह के बेगमात। लिहाजा सुरूर को इस मसरूफियत से कुछ माली इफ़ाक़ा हुआ, कुछ उनको पैसा मिला। सुरूर के ऐसे 7 खतूत हैं जो इंशाए सुरूर में शामिल है। इंशाए सुरूर में कितने खतूत शामिल हैं? 7 खतूत शामिल हैं। चलिए, सुरूर के खतूत में इंतज़ाए सल्तनत अवध और इनक़लाब 1857 का दर्द अंगेज़ देखने को बयान मिलता है। अब एक सवाल यह आ जाएगा, गालिब के खतूत में तो है 1857 के हालात हैं, इसी तरह सर सैयद की किताबों में है, तो इसके अलावा सुरूर के खतूत में भी ये चीज़ मौजूद है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ देख लीजिए कुछ चीज़ और हैं। सुरूर ने तर्जमा निगारी में अपनी इंशा पर्दाजी का भरपूर मुजाहरा किया। सुरूर का तख्लीकी रंग उनके तराजीम पर भी नुमाया है। उन्होंने महरचंद महर की दास्तान, नौ आइन हिंदी का तर्जमा रंगीन उर्दू नस्र में शगुफ़े मोहब्बत के नाम से किया। अब ये याद होना चाहिए कि शगुफ़े मोहब्बत क्या है, तो सुरूर का तर्जमा है। किस किताब का तर्जमा है? नौ आइन हिंदी का तर्जुमा। नौ आइन हिंदी किसी किताब है? महरचंद महर की दास्तान है। चलिए आगे। इसके अलावा उन्होंने तवक्कुल बेग हुसैनी की मशहूर फ़ारसी तसनीफ़ शमशीर खानी का उर्दू तर्जमा सुरूर सुल्तानी के नाम से याद किया। ये भी याद होना चाहिए। मेरी आवाज़ फ्रेश जा रही है, साफ सुनाई दे रही है? मुल्ला रज़ी बिन मोहम्मद शफ़ी की फ़ारसी किताब हदायकुल उश्शाक़ का तर्जमा गुलजार सुरूर के नाम से किया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस चीज़ को लिखते चलो, याद करते चलो। ऐसा करोगे तभी जाकर तैयारी सही से हो पाएगी। हदायकुल उश्शाक़ का तर्जमा गुलजार सुरूर के नाम से किया। अरबी की मशहूर दास्तान अलिफ लैला का उर्दू तर्जमा शबिस्तान सुरूर के नाम से किया। हो सकता है कल के सवाल अगर आ जाए कि किस किताब का कौन सा तर्जमा है। अब एक मतलब फिर दोहराता हूँ, कुछ ज़हन को हाजिर रखिए। नव आइन हिंदी का तर्जुमा है शगुफ़े मोहब्बत, ठीक है। इसी तरह हदायकुल उश्शाक़ का तर्जमा है गुलजार सुरूर। इस तरह अलिफ लैला का तर्जमा है शबिस्तान सुरूर। इसी तरह जो है कि शमशीर खाने का तर्जुमा है सुरूर सुल्तानी। ये सब देख रहे हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे आ जाइए। सुरूर ने फ़साने अजायब में जिस कदर इल्म नजूम की इस्तिलाह हो, जैसे रमाल, नजूम, पंडित जफरदा, हिंदिसा इल्म हैयत, क़ुरआ फेंकना, जायचा खींचना, शक्लें बनाना, पोथी खोलना, हरफ मुफरद लिखकर हिसाब लगाना, तला, बरछुक, धन, मकर, कुंभ वगैरह का जिक्र किया है। इससे ये इल्म होता है कि उन्हें इल्म नजूम में भी दखल था। इस तरह शुआरा में मोमिन को दखल था इल्म नजूम में। इस तरह दास्तान गोई में, दास्तान गोई की हैसियत से मशहूर होने वाले अदीब फ़साने अजायब के मुसन्निफ़ रजा अली बेग सुरूर को भी इल्म हिंदिसा और इल्म नजूम में काफ़ी महारत हासिल थी। चलिए ये बात हो गई यहाँ, और इधर फिर वही बात दोहरा रहे हैं बार बार। इसको हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप पढ़िएगा, इसको आप पढ़िए। यहाँ देखिए ये पैराग्राफ बहुत अहम है। दरी यासना कहते हैं कि बहरहाल इसी दरमियान, दरी यासना इसी दरमियान करें सुरूर का बनारस में आना जाना शुरू हुआ। करें ऐसा बात तो हो रही, लेकिन वो बनारस में भी आया जाया करते थे। तो लखनऊ में थे, बनारस आते थे। जहाँ के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह उनके बड़े कदरदान थे। वहाँ के राजा जो थे ईश्वरी प्रसाद, वो बड़ी इज्जत करते थे, इनके कदर कीमत जानते थे। सुरूर ने 1854 ईस्वी में दिल्ली और मेरठ का सफ़र किया। गालिबन इसी सफ़र में पहली मरतबा मिर्ज़ा गालिब से उनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है। दिल्ली और मेरठ का सफ़र किया था और इसी सफ़र में दरमियान पहली मरतबा गालिब से मुलाकात हुई थी। सुरूर 1856 में बनारस गए। सुरूर अभी बनारस में ही थे कि उन्हें इंतज़ाए सल्तनत अवध की इत्तला मिली। इंतज़ा का मतलब होता है ज़वाल कह लीजिए या उजड़ना। इंतज़ा का तो असल मतलब होता है हालत तकलीफ़, हालत बर्बादी, हैं, हालत बेवफाई भी कह सकते हैं इसको। तो इंतज़ाए सल्तनत अवध यानी सल्तनत, जो सल्तनत अवध है उसकी तबाह बर्बादी की खबर मिली। ये खबर सुनकर सुरूर बदहवास हो गए, घबरा गए, ठीक है। उन्हें दिली सदमा हुआ। सुरूर लखनऊ पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े से लखनऊ की तहजीब और रिवायत को बड़ा धचका लगा, धचका, ठीक है। सुरूर को लखनऊ की तबाही का बहुत गम था।
इंतज़ाय सल्तनत के बाद उनकी ज़्यादा तहरीरों में लखनऊ का मरसिया मिलता है। दरअसल सल्तनत अवध की तबाही के साथ ही सुरूर की परेशानियों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू किया। इतना ज़बरदस्त जुमला है और अच्छा है कि परेशानियों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो गया। मिसाल के तौर पर किसी का किसी से दिल लग जाता है। ये मिसाल ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि सब इसी उम्र के हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा गम इसी बात का है। दिल लगना अलग अलग नौइयत के, किसी का अपनी तालीम से दिल लगना है, किसी के अपने माल असबाब से दिल लगना है, किसी को अपने वतन से दिल लगना है, किसी को अपने हॉस्टल से दिल लगना है, किसी का अपने दोस्त से दिल लगना है, या किसी का सिनफ नाजुक से दिल लगना है, या अपने सिनफ के ख़िलाफ़ दिल लगना, जो भी बात है। तो उससे जब आपको दूर कर दिया जाता है, हिजरत कर दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बिहार से हो, आपको कह दिया जाए नहीं, आप बिहार में रहने की जगह नहीं है, आप महाराष्ट्र चले जाओ। अब जब ये खबर आपको मिलेगी, आपको एकदम परेशानियों का जो लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। जुमला का इस्तेमाल इस तरह हो जाएगा, ठीक है। मुसलसल परेशान रहेंगे, इसको कहेंगे लामुतनाही सिलसिला। शगुफ़े मोहब्बत अगरचे वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखना शुरू किया था, लेकिन उसकी तबात उस वक्त हुई जब वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़ रहे थे। लिहाजा शगुफ़े मोहब्बत का आखिरी हिस्सा सुरूर के दिली सदमे का आयनादार है। दो बात हो गई, एक लखनऊ उजड़ने का और दूसरा जब इसका आखिरी हिस्सा लिख रहे हैं तो उसमें वाजिद अली शाह लखनऊ छोड़ चुके थे। चलिए, इतनी बात जानकारी आपकी हो गई। इधर कुछ और चीज़ें हैं, फिर वही बात दोहराई जा रही है। अदबी खिदमत में सीधे आ जाइए आप, उन्हीं किताबों को बार बार फिर से दोहरा जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, शुरू करें। इसी ज़माने में नवाब सिकंदर जहां वालिय भोपाल लखनऊ आई। इसको थोड़ा देखिए, ये एक सवाल है, हो सकता है आपको कभी पूछा जाए। तो नवाब सिकंदर जहां कहाँ की बादशाह थी? भोपाल। वो आई, वो खुद सुरूर से मिलने की ख्वाहिश की थी। इन्हीं की फरमाइश पर शरर इश्क लिखा। शरर इश्क किसकी फरमाइश पर लिखा था? नवाब सिकंदर जहां वालिय भोपाल के कहने पर। बस ये याद रखिए। चलिए, हो सकता है अगर ये सवाल आ जाए, देखिए कुछ यहाँ नाम है तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। सुरूर के तहरीरों में तलमीहात, फ़ुनून लतीफ़ा की भरमार है। उन्होंने ईरान और अरब की तारीख़ का गहराई से मुताला किया। उनकी तहरीरों में शाह केवा, जम शौकत, फरीदों फर, सुलेमान, रुस्तम, साम, नरीमा, असफंदयार, यूसुफ, याकूब, मानी, बहजाद, आज़र, कोहकुन, शीरीं, जुलेखा, लैला, मजनू, अज़रा, वामिक वगैरह, यानी इनका ज़िक्र, इन चीज़ों का ज़िक्र या इन अस्मा का ज़िक्र किसकी तहरीरों में मिलता है? तो सुरूर साहब की तहरीरों में मिलता है। चलिए, कुछ नाम है, इसको दिखाते चलता हूँ, आगे बढ़ते चलिए। फसाना इबरत सुरूर की अहम तसनीफ़ है, जिसमें नवाब नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने से इंतज़ाय सल्तनत के बाद तक का अहाता किया गया। ये आपको याद होना चाहिए, बस एक लाइन इम्तिहान के लिए। अब बाकी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सुरूर सुल्तानी, ये एक अहम तसनीफ़ है। वाजिद अली शाह के हुक्म से सुरूर ने तवक्कुल बेग हुसैनी की मशहूर फ़ारसी तसनीफ़ शमशेर खानी का उर्दू तर्जमा किया। ऊपर भी बताया था आपको। और ये तसनीफ़ फिरदौसी का मंसूर खुलासा है। कौन तसनीफ़? शमशेर खानी। इस तरह ये गुलजार सुरूर। महाराजा ईशरी प्रसाद सिंह वालिय बनारस की फरमाइश पर मुल्ला रज़ी बिन मोहम्मद शफ़ी की फ़ारसी रज़मिया तालीफ़ हदायकुल उश्शाक का तर्जमा किया और उसका नाम गुलजार सुरूर का। आप कहेंगे ना कितना पढ़ा देंगे तो याद नहीं होगा, इसीलिए एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ जो सबसे अहम है। आपको ये कम से कम आपको याद होना चाहिए, जो इम्तिहान में काम आ जाए। तो शबिस्तान सुरूर का एक और बड़ा अदबी कारनामा शबिस्तान सुरूर है। उन्होंने अरबी की आलमगीर शोहरत याफ्ता दास्तान अल्फ़ लैला, अलिफ पढ़ते हैं लोग, गलत पढ़ते हैं, अल्फ़ लैला, अल्फ़ लफ्ज़ है वो, को मुख्तसर करके मुसज्जा और मुकफ़ा यानी आसान ज़ुबान में कमजिस्ट सरिश्तादार मुंशी शिव नारायण बलहोरी सुरूर के बड़े कदरदान थे। वह जब लखनऊ आए तो उन्होंने सुरूर से अल्फ़ लैला का उर्दू में तर्जमा करने की फरमाइश की थी। याद रखिएगा, मुंशी शिव नारायण के फरमाइश पर अल्फ़ लैला का तर्जुमा किया था शबिस्तान सुरूर के नाम से। इसी तरह ये देखिए शगुफ़े मोहब्बत। चलिए आप इसको एक आदमी पढ़िए जल्दी से, कोशिश कीजिए फ़ौरन।
जिस तरह मैं एक एक लाइन पढ़ा हूँ, जिस तरह आपको पता हो गया होगा कि कहाँ तक पढ़ना है। चलिए कीजिए, शुरू कीजिए, लेट नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं। इतने लोग क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? आयशा पढ़िए, चलिए। तैयबा पढ़िए। जी सर। शुगुफ़ मोहब्बत। रजब अली बेग सरूर ने संदेले के एक रईस अमजद अली खां बलूच की फरमाइश पर मेहरचंद की दास्तान नौईन हिंदी को शगुफा मोहब्बत के नाम से रंगीन, मसज्जा व मुकफ़्फ़ा नस्र में लिखा। शगुफा मोहब्बत को अगरचे बस इसीलिए ज़माना पढ़वाया वाजिद हूँ, अली शाह में लिखा। बस इसलिए पढ़ाया हूँ कि कितना मैं पढ़ा था उसी तरह आपको पढ़ना है। जहाँ तक खत्म हुई बात वहाँ मैं रुक गया था, उसी तरह पढ़ना है। चलिए पढ़िए इसको, आप इसको पढ़िए। शररे हम्म। शररे इश्क सिकंद जहां आलिया वालिया भोपाल सरूर को वालिए भोपाया, चलिए। कद्रदानों हम्म। कद्रदानों हम्म। में थे। इन्होंने जब लखनऊ का सफर किया तो सरूर सरूर से मुलाकात की। सरूर ने इनकी फरमाइश पर ही शररे इश्कन के नाम से एक किस्सा लिखा। ये हम्म। किस्सा किसी दास्तान का तर्जुमा नहीं बल्कि आजादाना तौर पर लिखा गया है। इस तसनीफ में भी सरूर की तख्लीक जोदत और जोदत और इंशा पर्दाजी का बखूबी इजहार हुआ है। देखिए, आप समझे नहीं फिर से। मैंने कहा कितना पढ़ाया था, जब देखा यहाँ बात मुकम्मल होगी तो आगे नहीं पढ़ना था। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको याद हो जाए, इसलिए आप लोगों को पढ़वाया हूँ। चलिए, इंशाए सुरूर रजब अली बेग सुरूर एक बड़े इंशा पर्दाज थे। उन्होंने अपने उसलूब का जौहर खुतूत निगारी में दिखाया। उनके मुतअद्दिद ऐसे, या मुतअद्दिद भी पढ़ सकते हैं, मुतअद्दिद भी पढ़ सकते हैं, जो अहबाब, हुक्मरा, उमरा, रुआसा, बेगमात की जानिब से नवाब वाजिद अली शाह और अपने मुँह बोले बेटे मिर्ज़ा अहमद अली के नाम लिखे गए, जिन्हें यकजा करके मिर्ज़ा अहमद अली ने इंशाए सुरूर और इंशाए उर्दू के नाम से नवल किशोर प्रेस के ज़रिए शाये किए। इंशाए सुरूर में फ़ारसी के 8 खतूत शामिल हैं। सुरूर के मुतअद्दिद ऐसे खतूत हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी पर गहरी रोशनी पड़ती है और रंगीन नस्र, चुस्त दुस्त फ़िक्रे और जज्बात व तअस्सुरात का मुअस्सिर इजहार होता है। ये बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ से ये फसाने अजायब है, ये इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखते हैं कौन कौन ज्वाइन पढ़ क्यों नहीं रहा, नाम क्यों रखने पड़ रहा है मुझे। आप लोग मतलब क्यों रोज़ कहना पड़ता है, क्यों कि फला आदमी पढ़िए, फला आदमी पढ़िए, हैं? क्यों कहना पड़ता है मुझको? 2-3 लोग वही पढ़ते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं पढ़ते? तानिया क्यों नहीं पढ़ती हो? तहसीन आप नहीं पढ़ती हैं? कोशिश कीजिए क्लास के टाइम में क्लास ज्वाइन कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। दुनिया का सारा काम आगे पीछे कर दीजिए। गुलनाज तरन्नुम क्यों नहीं पढ़ती है? आफरीन, नसर शाह क्लास ज्वाइन करती है, बड़ी अच्छी बात है। क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करती हैं, बहुत अच्छी फसाना बात है। अजायब का कहने पर आवाज़ निकल लिए, पढ़िए आप। फसाने अजायब का मौज़ूआती मुताला। फसाने अजायब उर्दू की एक लाजवाब और मकबूल तरीन दास्तान है। सुरूर की ये पहली शाहकार तसनीफ है जिसमें उन्होंने अपनी जुबानदानी व शहर बयानी का मुजाहिरा किया है। ये दास्तान न सिर्फ सुरूर का गिरा कदर कारनामा है बल्कि ये दबिस्तान लखनऊ की एक नुमाइंदा नस्ली तसनीफ भी है। इस दास्तान में लखनऊ तहजीब हर रंग में नुमाया नजर आती है। इंशा पर्दाजी और लखनऊ की जुबान के तौर पर उसे सन की हैसियत हासिल है। सुरूर ने मुतादद किताबें तसनीफ की, लेकिन फसाने अजायब को जो मकबूलियत हासिल है किसी और को ना मिल सकी। फसाने अजायब में जो किस्से बयान किए गए हैं वो कतई नए नहीं है। आमतौर पर कदीम दास्तानों और मसनवियों में उनका किसी न किसी शक्ल में तस्करा जरूर मिलता है। बादशाह की औलाद का न होना, नजूमियों की पेशीन गोई, 15वीं बरस में हादसे का जिक्र, तोते की खरीदारी, तोते और महतिलात की कंज बहस, जान आलम का नादीदा आशिक होना, हौज में उतर कर कहीं से कहीं पहुंच जाना, जान आलम का शाहिरा से मजबूरन उल्तिफात कायम करना, लोह तलच्छुम
जादुई किला, तब्दील कालिब, जहाज का टूटना और एक दूसरे से बिछड़ना, आधे धड़ से पत्थर का बन जाना, इंसान का तोता बनकर उड़ना, अंजुमन आरा की गर्दन से खून की बूंदों का पानी में गिरकर लाल बन जाना, महरनिगार का तोते के जरिए खत भेजना वगैरह। पद्मावत पद्मावत बहारदान, तोता कहानी, शहरुल बयान, गुल बकावली, दास्तान अमीर हमजा, फूलबन, सिंहासन बत्तीसी जैसे कदीम दास्तानों और मसनवियों से माखूज है। फसाने अजायब में जिन खास मौजूआत को पेश नजर रखा गया है उनकी तफसील हस्बजेल है। बस। अच्छा देखिए, इसमें बहार दानिश, तोता कहानी, सहरुल बयान, गुलबकावली का जिक्र, लेकिन गुलजार नसीम का जिक्र नहीं है, तो याद रखिएगा। चलिए, इसका मौजू क्या हो सकता है? इश्क व मोहब्बत। इसका मौजू क्या हो सकता है? तहजीब व सकाफ़त। इसका मौजू क्या हो सकता है? जंग व जदाल। इसका मौजू क्या है? इसमें दरस अखलाकियात। इसका मौजू क्या है? देबाचा फसाने अजायब। ये है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, देबाचा फसाने अजायब, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करने की। देखिए, ये पैराग्राफ बहुत अहम है। सुरूर ने फसाने अजायब की सन तसनीफ़ के मुतालिक देबाचे में लिखा है कि यह फसाना शुरू ज़माना गाज़ीउद्दीन हैदर में हुआ और तमाम नसीरुद्दीन के अहद में हुआ। अब ये सवाल है कि किसके ज़माने से लिखना इन्होंने शुरू किया था? तो गाज़ीउद्दीन के हैदर के ज़माने से लिखना शुरू किया था और नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में मुकम्मल हुआ। सुरूर ने फसाने अजायब कानपुर में लिखा। ये सवाल बहुत आता है, अभी भी कुछ दिन पहले देखा था। सुरूर ने कहाँ लिखा था? लखनऊ में, फैज़ाबाद में, या बिहार पटना में, जिसको पहला पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? अजीमाबाद। अजीमाबाद, ठीक है। और या कानपुर में, तो सही क्या है? कानपुर। इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि रबीउ सानी के महीने में सन हिजरी नबवी 12 से 40 थे। आने का इत्तेफाक मजबूर कोर दह कानपुर में हुआ। हकीम असद अली कानपुर में सुरूर के कारफरमा थे, जिन्होंने यह दास्तान लिखने की तरगीब दी। उन्होंने फरमाया, बेकार मबाश कुछ किया कर। क्या कहा था? किस जुमले के जरिए इन्होंने फरमाइश की थी? हकीम असद अली खान ने क्या कहा था? बेकार मबाश, यानी बेकार मत रह। मबाश फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, मबाश मत रह। बाश मतलब राह, मबाश मत रह, कुछ किया कर, ठीक है। ये आपको पैराग्राफ में याद होना चाहिए। गाज़ीउद्दीन हैदर के ज़माने से लिखना शुरू किया, नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने में ख़त्म हुआ। फसाने अजायब लखनऊ में लिखा। किसके कहने पर लिखा? हकीम असद अली खां के कहने पर लिखा। ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा देख लीजिए बस, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। फसाने अजायब की इब्तिदा किससे होती है? हम्दो सना से। हम्दो सना से होती है, जिसमें बारी ताला की तारीफ़ की गई है। इसके साथ ही नबी करीम और अहले बैत रसालत की तारीफ़ व तौसीफ़ पेश की गई है। बाद अज़ा, यानी इसके बाद, वाली मुल्क नवाब अवध गाज़ीउद्दीन हैदर के शान में कसीदा खानी करते हुए उनकी शान व शौकत, जाहो हशमत का मुआजना शाह केवा, जम शौकत, फरीदों फर और सुलेमान से किया गया। ये याद रख लीजिएगा कि किन बादशाहों से किया गया है? शाह केवा, जम शौकत, फरीदों फर और सुलेमान से किया गया। बाकी तफसील पूरी मुकम्मल है, आपके सामने मौजूद है, PDF में आपको दे चुका हूँ, पढ़िएगा इसको ज़रा सा। खुलासा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक पैराग्राफ तो देख ही सकते हैं। आप में से कोई दूसरा कोई पढ़िए जो नहीं पढ़े अभी, जल्दी पढ़िए। फिर नाम रखना पड़ेगा किसी को खोज के। गुलनाज पढ़िए। औलाद पैदा हुई जिसका नाम जान आलम रखा गया। जान आलम हुस्न जमाल का पैकर था। उसकी शादी माह तलत से हुई। जान आलम फिरोज बख्त है ना। पढ़िए यहाँ से पढ़ाई शुरू। खुलासे दास्तान फिरोज बख्त सरजमीन खतन के शहर फसहताबाद का बादशाह था, जिसके तख्त व ताज का कोई वारिस न था। खुशकिस्मती से 60 बरस के सन में एक औलाद पैदा हुई जिसका नाम जान आलम रखा गया। जान आलम हुस्न जमाल का पैकर था।
उसकी शादी माह तलत से हुई। जान आलम तोते की ज़बानी मलिक ज़र निगार की शहजादी अंजुम आरा के हुस्न की तारीफ सुनकर नादीदा आशिक हो गया और उसे हासिल करने के लिए अपने दोस्त वजीरजादा और तोते के हमरा सफर पर रवाना हुआ। शहपाल जादूगर की बेटी साहिरा पहले से ही जान आलम की आशिक थी, उसे अपने कैद में कर लेती है। जान आलम जादूगरनी की कैद में 2 महीने रहा। जान आलम को नक्श सुलेमानी की मदद से साहिरा से निजात मिली। जान आलम की मुलाकात मलका मेहर निगार से हुई, जिसका बाप एक आमिल दरवेश था जो बादशाहत छोड़कर जंगल में याद इलाही में अपनी जिंदगी बसर कर रहा था। मलका जान आलम के हुस्न को देखकर उससे इश्क कर बैठती है। शहजादा भी उसे पसंद करने लगता है। जान आलम मलका से अपने सफर का मकसद बयान करता है और उस वादे पर उससे रुखसत होता है कि वापसी में उसे जरूर मिलेगा। मलका का दरवेश बाप जान आलम को लौहे तिल्सम अता करता है। जब जान लौहे तिलिस्म अता करता है। जब जान आलम मलिक जरनिगार पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि अंजुम आरा को किसी जादूगर ने अपने जादुई किले में कैद कर रखा है। जान आलम नक्श सुलेमानी और लौहे तिलिस्म की मदद से देव पर फतह पाता है और अंजुम आरा को सही सलामत उसके महल वापस लाता है। अंजुम आरा के वालिदैन को जब ये मालूम हुआ कि शहजादा अंजुम आरा के इश्क में गिरफ्तार है तो वो दोनों की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। अंजुम आरा शादी के लिए फौरन तैयार ना हुई, लेकिन माँ बाप के समझाने पर राजी हो गई। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शहजादा वापसी में मलका मेहर निगार से भी शादी कर लेता है। अंजुम आरा मेहर निगार से बड़ी शफकत से पेश आई। तीनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। बस पूरा कहानी आप पढ़ लीजिएगा, इतना आपसे पढ़वाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहानी क्या है। ठीक है, पूरा लंबा सा है, इसको आप देख लीजिएगा। ये एक मतलब सीधे सीधे यही सवाल आया था कि पेशर मजिस्टेंस का वाक़या किस दास्तान में आया है। फसाने यमन, ये भी सवाल आ चुका है। बिरादराने तवाम का किस्सा, ये भी इसमें आया, देखिएगा, बिरादराने तवाम का किस्सा। पाक दामन औरत का किस्सा इसी में आया है, जो बड़े हुरूफ जली जो लिखा हुआ है उसको आपको याद होना चाहिए। बाकी इनकी किताबें, इनके जो अहम किरदार है वो याद रखिए। और असल किताब अगर 1-2 मरतबा 5 मिनट टाइम निकाल के खोज लीजिए कि फसाने अजायब का आगाज़ कैसे होता है, तो बहुत अहम है। ठीक है, ये फ़नी मुताला फिर शुरू हो गया यहाँ से। बात समझ में आ रही है? तो इसको आप देखिए। चलिए बताइए, इस दास्तान का असल हीरो कौन है, कमेंट कीजिए। दास्तान का हीरो कौन है? जाने आलम। हीरोइन ये रहेगा नाम, ये लंबे लंबे मोटे मोटे हरूफ में, ये मोटे मोटे हरूफ में नाम दिख रहा है, ये आपको याद है। तोता, तिलिस्माती हौस, नक्श सुलेमानी, लौहे तिलिस्मी जंग, तिलिस्माती किला, कोह मतलब बरआ का जोगी, ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह काला सफ़ेद देव, काला व सफ़ेद देव का भी जिक्र इसमें आया है। अच्छा, इसके अलावा काला और सफ़ेद देव का जिक्र कहाँ आया है? इसके अलावा बताइए, इसके अलावा काला और सफ़ेद देव का जिक्र कहाँ आया है? ड्रामा में। किस ड्रामा में? इंद्र सभा में। अच्छा, इंद्र सभा। काला सफ़ेद
आप लोग भी ये करते हैं क्या? चलिए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इसी का इक़्तिबास है। कह रहे हैं कि इस मौका पर मलिका के दरवेश बाप व जान आलम और शाहपाल जादूगर बेटी साहिरा के माबैन तिलिस्माती फ़ौजी मार्का आराई होती है। इसको देखिए, कह रहे हैं कैसे आराई होती है। फ़ौज की आमद हुई। सफ़ कारज़ार पहले ज़माने में सफ़ के ज़रिए, अब नहीं, अब क्या है तो अब मशीनें, कोई कहीं से बटन दबा देता। पहले एक सफ़ लगती थी मुकम्मल। मौत का बाज़ार आरास्ता हुआ। जैसे बात सफ़ लगी जंग के लिए तो किसी न किसी का मौत आएगी, या तो फातह कौम मफतू के लिए मौत का सबब बन जाए, या इसके बरक्स। रासो चप, इसका मतलब जानते हैं आप लोग? रासो चप कौन जानता आप में से? चुप नहीं है, और रास और चप है, सच और झूठ। सच और झूठ, रासो चप, 5 सै हाथी मस्त। फिर पलटने और तोप खाना आया। फिर सवारों के परे में मैमना मैसरा और कल्बो जना से साका व कमी गाह दुरुस्त किया। ये पूरा पैराग्राफ इसी से है। देख रहे हैं इसको? थकावट अजीब सी हो जाती है। कल प्रोग्राम है हमारे डिपार्टमेंट में, तो हमारे सर हैं नहीं, जा रहे हैं तुम्हारे, आप ही लोग में से मतलब वहाँ जा रहे हैं गांव की तरफ। चलिए आज इतने रहने देते हैं, क्या और पढ़ा दें? फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, 1 सेकंड रुकिए। अगर वो फ़ोन उठा लेंगे तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा और पढ़ा देंगे। सर रास्तों चप का मतलब दाएं बाएं होता है क्या? नहीं, दाएं बाएं भी हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसका सच और झूठ होता है। सच और झूठ। रास्तबाजी सुना है? रास्त से रास्तबाजी, सच बयान करना। खाना खाना चलेगा ये। कट कर दिया शायद उन्होंने। इसको पढ़िए, कोई एक आदमी आप में से, कोई भी पढ़िए आप में से जल्दी से इस पैराग्राफ को, बस जल्दी से पढ़िए, कोई भी एक आदमी। अरे पढ़िए, इतना मुश्किल काम तो नहीं होता है कि आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, डर लगता है कि नाम ना रख दे किसी का हम। कैसे अजीब मामला है, कुछ कहेंगे तो कहेंगे सब डांटते हैं। पढ़ना है देख के, बस सामने स्क्रीन लगी हुई है, इसमें भी तैयार नहीं है, क्या बोले? नहीं पढ़ेगा मैं पढ़ाऊँ ना, रुक दूंगा यहीं क्लास, सच बता रहा हूँ। बहुत गुस्सा आता है मुझको पढ़ने के, मतलब पढ़ नहीं सकते, देख के क्या कर सकते हो बताओ? देख कर पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? जब बोला कोई भी पढ़ो तो पढ़ने में क्या अभी इससे ज़्यादा ज़रूरी कौन है काम? ये पढ़ाई के लिए जब निकाला है घंटा अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, तो इससे कोई बड़ा काम है क्या ज़िंदगी में? ये पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते आप लोग। शहजादी बेगम कौन है? पढ़िए जल्दी से, शुरू कीजिए। शहजादी बेगम जल्दी शुरू कीजिए। तलमीहात वहीं से पढ़ना है सर। हाँ सुन तो रही ना। फसानाए अजाब में फारसी, अरबी, यूनानी तलमीहात का बरमला इस्तेमाल किया गया है। सुरूर ने खुसरू पर वजीर ईरान के बादशाह, क्या लिखा हुआ? परवेज, अच्छा, खुसरू परवेज ईरान के बादशाह हरमनर सालिस का बेटा, वशीरे का आसिफ
सर ब्लर दिख रहा है। बंद कीजिए, बंद कीजिए। कल से सबके लिए पढ़ना लाजमी है। सब मतलब सब, वरना आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। वो क्लास नहीं मिलेगी जिस क्लास में आप पढ़ने के लायक नहीं, उस क्लास वो क्लास आपको नहीं मिलेगी। ये पहली क्लास नहीं है, ये क्लास जो है कम से कम आप इससे पहले तो 50 क्लास आपको मिल चुकी है। ये 5वीं यूनिट है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार नहीं है तो उस क्लास से उस दिन आपको रिमूव कर दिया जाएगा, अगले दिन फिर ज्वाइन कीजिए आप। ये दिमाग में बैठा लीजिए। मतलब ये क्या तरीका है। मैं इस क्लास को इसीलिए शुरू ही किया था कि ताकि आप लोग पढ़ना सीखें। आप लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। नाम रख के किसी को हमको इधर सर्च करना पड़ता है कि कौन कौन ज्वाइन है, देखते हैं, तब उधर से निकालना पड़ता है हमको। क्यों, क्या मजबूरी है। ऐसा नहीं चलेगा। आज को मैं क्लास यहीं रोकता हूँ। अगली क्लास जो शुरू होगी, आप दिमाग में बैठा लीजिए। आपको क्लास उस दिन, अगर आप अपने तैयार नहीं हुए उस दिन